यह है गाजियाबाद के शास्त्री नगर में रहने वाले आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रहते हैं। आशुतोष ने आज से 3 साल पहले घर खरीदने के लिए होम लोन लिया था। जिस वक्त होम लोन लिया था तब उनकी आमदनी भी अच्छी थी और ब्याज दर 8% के करीब थी, जिस वजह से उनकी EMI करीब 18,000 रुपए थी। लेकिन आशुतोष के मुताबिक उनकी EMI आज 21,500 रुपए पहुँच गई है। साथ ही 20 साल के लिए लिया हुआ लोन अब 25 साल का हो गया है। ऐसे में अब उन्हें हर चीज में कटौती करनी पड़ रही है, जबकि इसके अनुपात में सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे ग्रो करते जा रहा है, सैलरी हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है, तो परसेंटेज ऑफ EMI है सैलरी का वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर देखो फ्यूल चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, बाकी गाड़ी के EMI बढ़ता जा रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी चीज़ की बात ग्रोसरी की बात करें या अपरेल्स की बात करें, हर चीज़ महंगा होता है धीरे धीरे। GDP घट गया। रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि रियल एस्टेट में इस गिरावट के लिए घटती GDP काफी हद तक जिम्मेदार है। जहाँ तक NCR का सवाल है, NCR में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ डिमांड हमेशा बना रहता है। ओवरऑल कंट्री की बात यदि हम करें तो थोड़ा सा सप्लाई कम है, क्योंकि जो डेवलपर बनाता है उसे भी महंगाई के कारण दिक्कत होती है। बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट जो या लेंडिंग रेट बहुत हाई होता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आया है अभी कि सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो। लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही तो GDP ग्रोथ अगर घटता गया तो ये स्थिति आ सकती है। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी हम लोगों को कॉस्ट ऑफ फंड जो हम बोरो करते हैं उसका रेट ज़्यादा है। दूसरा, अगर हमें एज एन इंडिविजुअल बायर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल बायर को भी अगर कॉस्ट ऑफ फंड या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगने की वजह से उसको परचेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम नेट सेल में इसको देखते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेके है, चाहे वो इंडिविजुअल बायर्स की मतलब बाइंग कैपेसिटी को लेके है, तो दोनों में इसको इफेक्ट पड़ रहा है। मुंबई की एक रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में मुंबई के आसपास के इलाकों में कुल 136 मिलियन स्क्वायर फीट जगह बिकने के लिए तैयार थी, लेकिन सिर्फ 9.75 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ही बिक पाई। हर जगह यही हाल है, चाहे बैंगलोर हो, चेन्नई हो या फिर हैदराबाद। बेंगलुरु में करीब 65 मिलियन स्क्वायर फीट जगह थी, लेकिन सिर्फ 15 मिलियन स्क्वायर फीट खरीदारी हुई। चेन्नई में भी करीब 55 मिलियन स्क्वायर फीट जगह थी, लेकिन सिर्फ 6.62 मिलियन स्क्वायर फीट ही जगह बिक पाई। हैदराबाद में भी लगभग 37 मिलियन स्क्वायर फीट जगह थी, लेकिन सिर्फ 4 मिलियन स्क्वायर फीट खरीदारी हुई। सबसे बड़ा ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट दिखता है, आप देखिए पहले तो कमर्शियल ऑफिस के ऊपर दिखता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है और कंपनियों की ग्रोथ नहीं होगी तो रिक्रूटमेंट कम करेंगे, रिक्रूटमेंट कम करेंगे तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उस हिसाब से ऑफिस सेक्टर्स पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है। जिस GDP को लेकर हम इतने परेशान हैं, आखिर ये है क्या? सुनने में बहुत ही भारी भरकम शब्द है। बहुत से लोग शायद तकनीकी तौर पर GDP जैसे आर्थिक शब्द को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और भी सीधी भाषा में समझाएं तो एक साल में भारत में बनने वाले सभी आधिकारिक सामान और सेवाओं की कुल कीमत। GDP का हिसाब 3 तरीके से लगाया जाता है: प्रोडक्शन का तरीका, खर्च का तरीका और आय का तरीका। भारत सरकार GDP का हिसाब मुख्य तौर पर प्रोडक्शन के तरीके से लगाती है। इसमें भी प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट के आंकड़े पर नजर रखी जाती है। आइए आपको समझाते हैं कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर राम सेब के बीज डालकर एक पेड़ उगाता है। पेड़ के बड़े होने पर उसमें बहुत सारे सेब लगते हैं। इन सेब को तोड़ने के लिए वो श्याम की मदद लेता है। इसके लिए वो श्याम को 5 रुपए देता है। इसके बाद राम इन सेब को हरि को 8 रुपए में बेच देता है। हरि इन सब सेब को खाता नहीं, बल्कि इसका जूस बनाकर राधा को पैकेट में बेच देता है। राधा एक पैकेट 10 रुपए में खरीदती है। तो ऐसे में इस पूरे आर्थिक चक्र की GDP हुई 10 रुपए। यानी कि GDP वो कीमत है जो इस आर्थिक चक्र में सबसे आखिरी शख्स चुकाता है। भारत में GDP के आंकड़े पर पहुंचने के लिए सरकार ने 10 से ज्यादा सेक्टर्स में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्सटाइल, IT, माइनिंग, ऊर्जा इत्यादि। पूरे साल में इन सभी सेक्टर्स की कुल उत्पादन को जोड़ने से GDP का आंकड़ा निकलता है और पिछले साल की तुलना करने से GDP की विकास दर पता चलती है। मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है,
सर्विसेज सेक्टर में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट में मुश्किल है, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अनुपात में, और कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में यदि हम अपना जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ 5.5% भी रखते हैं तो वो भी ठीक है। जीडीपी गिरने का एक मतलब है देश में सामान का प्रोडक्शन कम होना। प्रोडक्शन कम होने से फैक्ट्रियों और दफ्तरों में कम लोगों की जरूरत होती है, यानी बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ जाती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होता है। पैसा कम होता है तो सामान कम खरीदते हैं। सामान कम खरीदते हैं तो सामान कम बनता है, यानी अर्थव्यवस्था एक कुचक्र में फंस जाती है। अगर जीडीपी 8% पे ग्रो होता है तो ऐसा माना जाता है भारत में 8 मिलियन या 80 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर जीडीपी घटता है तो उतने कम नौकरियां होगी। बड़ा बुरा हाल है, मुझे तो लगता है अभी भी काफ़ी बुरा हाल है। एक समय पे हम 10% बढ़त की बात कर रहे थे और 10% का तो जो हमारा टारगेट था वो तो सब लोग भूल गए हैं। अब 6% भी अभी पहुंच जाएं तो लोगों को लगता है कि ताली बजानी चाहिए। अभी समय लगेगा जो माहौल है उसको बेहतर होने में। इस कुचक्र में एविएशन सेक्टर भी फंसा है। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद उसके हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। एयर इंडिया से लेकर जेट एयरवेज को भी काफी नुकसान हो रहा है। एयरलाइंस चलाने के लिए पैसे नहीं है। जो एयरलाइंस चल भी रही हैं, उनमें भी टिकटें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब हवाई जहाज में बैठने से कतरा रहे हैं। यह है मुंबई के जुहू टूर्स एंड ट्रेवल्स का दफ्तर। इनके यहाँ फ्लाइट बुकिंग समेत होटल की बुकिंग्स भी होती है, लेकिन इनका कहना है कि अब लोग घूमने फिरने के बजट में कटौती कर रहे हैं, जिससे धंधा थोड़ा मंदा हो रहा है। आदमी अपना बजट जरा प्लान आउट करता है। तो पहले जिस हिसाब से टिकट में मिल रही थी तो एक बार आदमी रिस्क ले लेता है, चलो जाके घूम आते हैं, ये वो रेट पे टिकट मिल रही, क्या खोटा है। अभी आदमी सोचता है 2 बार भाई इतना, क्योंकि आदमी के पास इतना बजट नहीं है। चाहे एविएशन हो या फिर रियल्टी या फिर कोई और सेक्टर, हर तरफ इस वक्त थोड़ी निराशा है। जीडीपी के लगातार घटने से पूरी इंडस्ट्री में थोड़ी चिंता है। जीडीपी गिरने की फिलहाल जो मुख्य वजह है वो है ब्याज दर बहुत ऊंची है, इंडस्ट्री के पास पैसा कम है। सरकार आर्थिक सुधारों में काफी सुस्त नजर आ रही है। इस साल शुरुआती बारिश में देरी की वजह से कृषि पर भी थोड़ा असर पड़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। डॉलर महंगा होने से इंपोर्ट महंगा हो गया है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं और आपूर्ति के लिहाज से जरूरत की चीजों की सप्लाई कम है। फल, सब्जी, दूध, मीट, ये जो 4 कैटेगरीज हैं उसकी सप्लाई बेहतर नहीं हो रही है। जैसे जैसे लोगों की माली हालत बेहतर होती है, आपने इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, उस सोशल वेलफेयर स्कीम से जब लाखों करोड़ों लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आता है तो वो पैसा वो फल, सब्जी, दूध और मीट खरीदने में लगाते हैं। अब जब आप उसकी आपूर्ति नहीं करेंगे तो जाहिर है वो दाम बढ़ेंगे, और जब वो दाम बढ़ेंगे फिर लोगों को लगेगा पैसा तो आ गया लेकिन महंगाई भी बढ़ गई तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे। तो एक वो इसको लेकर लोगों में और रोष होता है। निजी तौर पर देखें, जब जीडीपी बढ़ता है तो आम आदमी की खुशहाली होती है, उसका इनकम बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं, वो खर्चा ज़्यादा करता है, देश में प्रॉस्पेरिटी होती है। तो जीडीपी के बढ़ने और घटने पर डायरेक्ट असर हर आदमी पे पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती नहीं है तो लोगों को डाउनसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। कई इंडस्ट्रीज़ में वही काम जो इस समय 3-4 लोग कर रहे हैं वो 2-3 लोगों को करना पड़ेगा, और फाइनली 1-2 लोगों को करना पड़े तो नौकरी चली जाएगी, और स्पेंडिंग पावर जो लोग खर्चा करते हैं, रुपए की वैल्यू वो कम हो जाएगी। घटती जीडीपी का असर कई सेक्टर्स पर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की जूट इंडस्ट्री भी मंदी से अछूती नहीं है। जूट का कारोबार करने वालों का कहना है कि सरकार की नीतियों की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। खासतौर पर जब से सरकार ने जूट बैग के इस्तेमाल की नीति बनाई है तब से जूट के धंधे पर काफी असर पड़ा है। लेबर की इतनी ज्यादा एब्सेंटिज्म बढ़ गई है जूट इंडस्ट्री में कि ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। बिकॉज ऑफ द स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नरेगा, जो स्कीम चालू की है,
तो आउटसाइड से जो वर्कर आते थे वो आने प्रैक्टिकली बंद हो गए। जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की बात है तो डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत ने कारोबार पर काफी असर डाला है। जयपुर में हीरे जवाहरात के एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार है। इस सेक्टर में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन फिर भी कारोबारियों का कहना है कि ये धंधा फिर भी मंदी से थोड़ा अछूता है। पिछले कुछ समय से इन्होंने सोने और चांदी के कारोबार में बढ़त ही देखी है। हालांकि हीरे के कारोबार में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है इट इज -13%। ये है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वर तिवारी। भले ही ये सरकारी कर्मचारी है, लेकिन इन्हें लगता है कि मंदी पड़ती अर्थव्यवस्था का असर इन पर भी पड़ सकता है। नीचे गिरती गई जो जीडीपी है वो हमको नहीं, हमारे साथ भी तो लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे नौकर चाकर हैं, हमारा ड्राइवर है, हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, और हम पर जो लोग निर्भर हैं तो उन पर पड़ेगी। तो ये एक विशेष चेन है, एक साइकिल है, ये सबको इफेक्ट करेगी, सबको प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर सरकार के पास विकल्प ज्यादा नहीं है। आर्थिक सुधारों की जरूरत है, इसे लेकर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन ये होंगे कैसे? जिस तरह से सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, उसे लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है। सरकार के पास पैसे है नहीं, ऐसे में विदेशी निवेश एक सहारा है, लेकिन विदेशी निवेश आएगा कैसे? 2G कोलगेट से लेकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में सरकार फंसी पड़ी है। ऐसे में निजी क्षेत्र की तरफ से होने वाले निवेश पर असर पड़ा है। हाल ही में हुए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से ये साबित भी हो गया। सरकार ने पैसा उगाहने के लिए सरकारी कंपनियों के विनिवेश के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन वो लक्ष्य से बहुत दूर है। जीडीपी को अगर फिर से 6% के पार ले जाना है तो सरकार को कई कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आर्थिक सुधारों में बहुत जल्दी तेजी लानी पड़ेगी। कोशिश करनी होगी कि पैसा विदेश से आए, यानी विदेशी निवेश भारत में आए। इंडस्ट्री को कर्ज सस्ती ब्याज दर पर मिले। क्योंकि खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, इसलिए सरकार को कृषि के क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने पर अब और सोचना होगा। पैसा उगाहने के लिए सरकार को विनिवेश में भी तेजी लानी होगी, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। सरकार सोशल सेक्टर्स पर जो भी खर्च कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार की वजह से काफी पैसा सही जगह नहीं पहुँच पा रहा है। सितंबर में चिदम्बरम साहब के आने के बाद में कोई कदम लिए और कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन उसका एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने है, सब्सिडी घटाना है, अपने खर्चे घटाने हैं और आमदनी बढ़ाना है, और इसके लिए राजनीतिक हिम्मत चाहिए। विदेशी निवेश को छोड़िए, सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी देश में होता है कि देसी निवेश बढ़ रहा है या नहीं। जो आपके देश के उद्योगपति हैं वो नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं या नहीं, जो आपकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसमें उत्पादन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ऐसे माना जाता है कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, यानी कि सप्लाई बराबर नहीं है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग को फुल फोर्स, फुल फ्रीडम से एक्सपांड, एनकरेज और ग्रो किया जाए तो इन्फ्लेशन कम हो सकता है, जीडीपी बढ़ सकती है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि जो माहौल थोड़ा खराब हो रहा है, उसमें सरकार की नीतियों से काफी फर्क पड़ सकता है। मैं देख रहा हूँ 1 साल से जो प्रॉब्लम रियल एस्टेट में जो रही है, वो रही है फंडिंग को लेकर, कि अगर इसमें एक फंडिंग की ऐसी ऑप्शंस मिल जाए कि इसके ग्रो करने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि इस रियल एस्टेट से ना बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, करीब 200 इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसके ग्रो करने से, तो रियल एस्टेट को ग्रो करने से उन इंडस्ट्रीज के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। वैट की हालात वही है, सर्विस टैक्स इम्पोज हो गया है, सेल्स टैक्स लगते हैं। इस सारे टैक्स में थोड़ी सी अगर छूट हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, और ग्रोथ बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। जिस तरह से जीडीपी अब 5% के आसपास मंडरा रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। अगर फिर से 7 या 8% की विकास दर चाहिए तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को देश में अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा, ताकि अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम और कड़े फैसले लिए जा सके।